हेलो एवरीबडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू कोर्स जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। उस कोर्स में हम फिलहाल हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एकेडमी। 2018 वॉज द ग्लोरियस ईयर फॉर आवर एकेडमी। ऑन दैट ईयर देयर वर 120 selections from our academy in CAPF services. This is photo of our mentor Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commander in CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense laws from Nalsar University of Law. He is a author of 3 best-selling books for CAPF assistant commandant preparation for McGraw Hill Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF assistant commander 2012 with all India rank 80. He has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM, Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is little information about me. My name is Utkarsh Tamburi. I have 2+ year of the coaching in both online and offline forms. I am preparing for the UPSC civils with history as an optional subject. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ देयर वर स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज ऑफ न्यू मूवमेंट्स ड्यूरिंग द गांधीयन इरा एंड स्पेशली द मूवमेंट्स विच वर नॉन वायलेंट एंड मेनली with the constitutional means but as well as at the same point non constitutional means. तो इसकी वजह से होता क्या था, मेनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जनरली क्या करती थी उस टाइम पे, जो कोई भी इशू रहता था, अगर वो इशू आउट ऑफ द लॉ होता था तो उसको थ्रू लॉ वो क्या करते थे, सप्रेस करते थे. पर प्रॉब्लम क्या हुआ, गांधी जी ने जो मूवमेंट का तरीका चालू किया था, सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, तो वो थी चीज़ क्या, उसके अंडर जो कोई भी मूवमेंट होती थी तो वो मूवमेंट लीगली टोटली सप्रेस नहीं की जा सकती थी और मॉरली उसको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता था, स्पेशली फ्रॉम द कॉमन मासेस, not just from the India as well as from the world, and that's why Gandhi ji became the world leader, especially in the context of the peaceful protest. Okay, तो कल हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो उस टाइम पे मूवमेंट्स हुए थे वो देखे थे. अभी आज हम थोड़े से मिशंस देखेंगे, स्पेशली वो मिशंस जिनकी वजह से इंडिया जो है वो फ्रीडम की तरफ स्लोली मूव करना चालू हो चुका था. ओके, तो सबसे पहला उसमें इंपॉर्टेंट आता है, कल हमने देखा था ऑगस्ट ऑफर का जो नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं एपिसोड है, तो वो है क्रिप्स मिशन. तो इसका बैकग्राउंड क्या है, जापान वॉज एडवांसिंग आउटसाइड द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. तो आपको अगर पता होगा तो एक बैटल हुई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मणिपुर. रिसेंटली जो यूके है यानी कि ब्रिटेन, उसकी जो पार्लियामेंट है उसने बैटल ऑफ मणिपुर को उनकी हार्डेस्ट बैटल, यानी कि ब्रिटिश ने या फिर ब्रिटेन ने जितनी भी उनके हिस्ट्री में बैटल्स लड़ी थी उसमें बैटल ऑफ मणिपुर जो है वो सबसे हार्डेस्ट बैटल थी ऐसा डिक्लेयर किया था. इससे पहले वो कहते थे कि डी डे बैटल, ये बैटल जो हुई थी ये हुई थी ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ नॉर्मंडी बाय द अलाइड फोर्सेस इन सेकंड वर्ल्ड वॉर. जब अलाइड फोर्सेस सेकंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्मंडी नाम का बीच है, कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द फ्रांस, तो वहाँ पे जब वो लैंड कर रहे थे तो लैंड करने के टाइम पे जो भी वहाँ पे स्क्रिमिशेस होती छोटी छोटी, तो उसके बाद जो बैटल चालू हुई थी और टिल वो बैटल कब तक चली थी, टिल द डेथ ऑफ द नाजी लीडर, कौन, हिटलर. तो वो जो पूरा बैटल का था तो उसको कहा जाता है बैटल ऑफ डी डे या फिर डी डे बैटल. तो ये बैटल अब तक ब्रिटिश हिस्ट्री की हार्डेस्ट बैटल मानी जाती थी, पर अभी इसको रिकॉग्नाइज ना करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बैटल ऑफ मणिपुर जो है उसको हार्डेस्ट बैटल डिक्लेयर किया. और उसी टाइम पे मणिपुर के एरिया में, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम वगैरह वो वाले एरिया, वो एरिया में जापानीज आके पहुंच चुके थे. एंड फॉल ऑफ बर्मा वॉज शॉक टू द ब्रिटेन इन वॉर. जो बर्मा था इट वॉज अर्लियर ब्रिटिश कॉलोनी, पर जापानीज ने जैसे अटैक किया बर्मा, उसके साथ ही सीनो इंडिया नाम का एक रीजन है उस टाइम पे जिसको कहा जाता था सीनो इंडिया, और आज के टाइम पे उसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया. स्पेशली उसमें कौन से लोग, जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह वो जो एरिया है वो सीनो इंडिया नाम से उस टाइम पे पॉपुलर था.
तो वो सारा का सारा एरिया अर्लियर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, कुछ वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज भी थी, पर आफ्टर एडवांसिंग ऑफ द जापान वो सब एरिया ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल गया था। पोस्ट वॉर ऐसा कहा गया 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को फोर्सफुली सेकंड वर्ल्ड वॉर में ड्रैग करना चालू कर दिया था, और इसी के खिलाफ देयर वाज द इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, तो पोस्ट वॉर क्या हुआ, जो इंडिया के टोटल 11 प्रोविंसेस थे इंडिया में उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया में, तो उसमें 7 प्रोविंसेस में जो कांग्रेस थी और उससे अलाइड जो भी अदर लोग थे उनकी गवर्नमेंट थी। तो ये 7 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस से रिलेटेड, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने अपने पोस्ट से टू प्रोटेस्ट द forceful dragging of the India into the Second World War on the side of Britishers. The Muslim League celebrated it as a deliverance day. Okay, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने रिजाइन कर दिया था एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर द अपोनेंट्स, तो उसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी उसने डिलीवरेंस डे बोल के इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया। देन व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिप्स मिशन? फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू बी डोमिनियन। याद रखो, अभी ये जो डोमिनियन की बात है ये सबसे पहले चालू हुई थी 1914 में, हमने देखा था होम रूल लीग के टाइम पे। तो इतना टाइम होने के बाद अभी यानी कि ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये आया था 1942 में, इतना टाइम होने के बाद ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन राइट जो था इंडिया का उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हाँ बोल दिया था। देन इंडियंस कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फ्रीडम दिया गया था इंडियंस को। इससे पहले हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? 1928 में, तो उसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए प्राइमरी एफर्ट्स हुए थे। तो यहाँ पे वो राइट जो था इंडिया का वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया। द प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू प्रोविंसेस टू बी अ सेपरेट यूनियन, ये भी फ्रीडम जो था ये यहाँ पे देने के लिए एग्री कर गए थे ब्रिटिशर्स। ओके, अब देखते हैं व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द क्रिप्स मिशन। यहाँ पे यू कैन सी क्रिप्स मिशन जो थे उनका पूरा जो डेलीगेशन था उनका आईएनसी के साथ डिस्कशन जब हुआ था उस टाइम का ये फोटो है। रिकमेंडेशन ऑफ द क्रिप्स मिशन, सबसे पहला हमने देखा था कि उन्होंने इस टाइम पे जाके इंडिया को एज ए डोमिनियन स्टेटस देने के लिए एग्रीमेंट या फिर असेंट दे दी थी। देन द फ्रीडम टू रिमेन विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और सिसीड फ्रॉम इट, यानी कि कॉमनवेल्थ नाम की जो चीज़ थी, जो भी एरियाज या फिर टेरिटोरीज ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आते थे बाद में जो इंडिपेंडेंट हो गए या फिर ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर हो गए, तो उन सबको एक करके वहाँ पे कॉमनवेल्थ नाम की नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी। तो उसमें इंडिया को ये भी फ्रीडम दिया गया था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रह भी सकते या फिर उससे बाहर भी निकल सकते। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। अब यहाँ पे जो क्रिप्स था उसने क्या कहा, देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है, एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो उसमें क्या होगा, जो भी प्रोविंसेस हो गए, हमने देखे थे 11 प्रोविंसेस थे उधर, तो वहाँ से 11 प्रोविंसेस में जो भी मेंबर आएंगे वो इलेक्टेड मेंबर रहेंगे एंड अदर जो रिमेनिंग मेंबर रहेंगे वो नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे और वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रिंसेस, यानी कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उस टाइम पे, तो वो उनके मेंबर्स को नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देंगे। तो पर्टिकुलरली इस पे कांग्रेस को आपत्ति थी। कांग्रेस का बोलना क्या था, जितने भी लोग आएंगे सबके सब इलेक्टेड होंगे, वहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं होगा कोई। ओके, उसके बाद एनी प्रोविंस अनविलिंग टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन कुड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन विथ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए भी कांग्रेस ने अपोज किया था और इसको भी, ये जो प्रोविजन है इसको मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, एनी प्रोविंस, ओके, एनी प्रोविंस बोला गया है एंड वो सेपरेट यूनियन भी कर सकता है बोला गया है। पर मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी, उनको पर्टिकुलर प्रोविंसेस ही चाहिए थे, यानी कि पंजाब वाला वो साइड वाला प्रोविंस एंड ईस्टर्न बंगाल वाला प्रोविंस। उसी के साथ उनको सेपरेट यूनियन का नहीं चाहिए था, उनको एक सेपरेट नेशन ही चाहिए था पूरा। उसकी वजह से मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया। उसके बाद इंडियाज डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ऑब्वियसली जो भी फाइनेंस होगा एंड जो भी डिफेंस होगा या फिर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, एंड इसी के साथ जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो कुछ भी मैटर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों चीज़ें ब्रिटिशर्स आखिर तक छोड़ने नहीं वाले थे। क्यों? क्योंकि दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच
होल्ड्स द पावर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहला फाइनेंस, इकोनॉमी, पैसा, उसके बाद डिफेंस और डिप्लोमेसी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो भी फॉरेन रिलेशंस है वो वाले। ओके, और अल्टीमेटली टिल द 1947, इवन आफ्टर 1947 टू 1950 जब इंडिया वॉज द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटेन, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ये डोमिनियन हुआ था सिर्फ। ओके, और वो डोमिनियन था अंडर द ब्रिटेन। तो यहाँ पे भी बहुत सारा जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स था वो स्टिल ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर ही था। ओके, तो फर्स्ट वॉज द क्रिप्स मिशन। अभी सेकंड देखते हैं वेवेल्स प्लान। वेवेल जो था उस टाइम पे इंडिया का वाइसराय था। हियर यू कैन सी हिज फोटो, वेवेल्स प्लान। और हियर यू कैन सी शिमला कॉन्फ्रेंस। तो वेवेल ने क्या किया था, क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद उसका खुद का प्लान बनाया था, और जो इंडिया के उस टाइम पे इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थे यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और जो भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको शिमला में बुलाया था और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी टू डिस्कस द वेवेल प्लान, जो कि मेनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके रिफॉर्म से रिलेटेड भी था उस टाइम पे। ओके, तो ये हुआ कब था, 1943 टू 1945 जो है ये पीरियड है वेवेल प्लान का। एंड हियर यू कैन सी द आईएनसी मेंबर, स्पेशली मौलाना आज़ाद जो वहाँ पे गए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आईएनसी। अब देखते हैं उनके रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं। द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू हैव ऑल इंडियन मेंबर एक्सेप्ट वाइसराय हिमसेल्फ एंड कमांडर इन चीफ। मैंने जो कहा था कि डिफेंस और फाइनेंस वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे डिफेंस जो था वो कमांडर इन चीफ के अंडर था, वो नहीं छोड़ा, और वाइसराय खुद फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक अफेयर्स को ओवरलुक करता था या फिर सुपरवाइज करता था, तो वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। देन बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग कास्ट हिंदूज, यानी कि हिंदूज को भी एक अलग एंटिटी बना दी थी वेवेल्स प्लान के अंडर, और उसको भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा ऐसा कहा गया था, जैसा कि अदर माइनॉरिटीज़ को दिया जाता था। देन मुस्लिम्स को कहा गया है कि दे विल गॉट 25% ऑफ द रिकमेंडेशन। देन डिप्रेस क्लास को अलग रिप्रेजेंटेशन था, एंड सिख वगैरह, उसके बाद फिर एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एक्सेट्रा, इन सबको अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई थी। देन द वाइसराय और द गवर्नर जनरल वुड स्टिल हैव द पावर ऑफ वेटो बट इट यूज वुड बी मिनिमल। इससे पहले क्या होता था, कोई भी अगर इंडियन कुछ भी बात बोले तो उस पर वाइसराय ब्लाइंडली वेटो मार देता था। क्यों? क्योंकि वाइसराय को लगता था इंडियंस आर इनकेपेबल टू रूल एंड गवर्न, तो उसकी वजह से। पर यहाँ पे वेवेल्स प्लान के अंदर क्या एग्री हुआ था कि वेटो जो है वो वाइसराय है या फिर गवर्नर जनरल, उनके पास तो रहेगा पर उसका यूज जो होगा बहुत कम होगा। स्टिल यहाँ पे कोई एश्योरिटी नहीं थी कि उसका यूज मिनिमल ही होगा, कोई एश्योरिटी नहीं थी, सिर्फ थेरोटिकली बोला गया था। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस वुड हैंडल्ड बाय ब्रिटिशर्स। मैंने जो बोला था अभी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, यहाँ पे भी डिफेंस और यहाँ पे फाइनेंस, तो वो सब ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे। देन इन केस अ जॉइंट लिस्ट वॉज नॉट एग्रीड अपॉन, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया था, ये जो हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखे थे, तो वेवेल का बोलना था कि ये सब लोग एक मीटिंग में बैठेंगे और एक जॉइंट लिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंडर हर एक को उनके परसेंटेज के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पर उसने ये भी एक नया प्रोविजन तैयार किया था कि इन केस अगर वो जॉइंट सिटिंग नहीं होती है और उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, देन सेपरेट लिस्ट वुड बी टेकन फ्रॉम द पार्टीज एंड दिस वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस। यानी कि अगर सब मिलके अगर कोई प्लान नहीं कर सकते तो हर एक के पास से उनके परसेंटेज के हिसाब से यानी कि रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अलग अलग सेपरेट लिस्ट ली जाएगी, और उसके हिसाब से फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार होनी है जिसके अंडर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो वो तैयार की जाएगी। ओके, ऐसा कहा गया था वेवेल प्लान में। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम हुआ था वो हुआ था ड्यू टू मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का बोलना क्या था, जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ इंडिया के जितने भी मुस्लिम हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगी, बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। पर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द हेट्रोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हर कास्ट के, हर क्रीड के, हर सेक्शन के, हर रिलीजन के लोग थे। पर मुस्लिम लीग वॉज द होमोजीनियस, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम, स्पेशली अपर क्लास मुस्लिम यानी कि पढ़े लिखे वाले या फिर नवाब वगैरह ऐसे लोग थे।
तो मेन इशू यहाँ पे ये हुआ था कि मुस्लिम लीग का बोलना था कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिमों के नाम नहीं देगी, पर आईएनसी का बोलना था कि वी विल नॉट एग्री ऑन दिस कंडीशंस। उसके बाद राजाजी फॉर्मूला, राजाजी बोला जाता है सी राजागोपालाचारी को। सी राजागोपालाचारी, इनको कहा जाता है राजाजी, और उन्होंने जो फार्मूला तैयार किया था उसको कहा जाता है राजाजी फार्मूला। ये हुआ था 1944 में, वीवेल काम ने देखा था, यह था 1945 तक ये चला था, उसी के बीच में राजाजी फार्मूला आया था। हियर यू कैन सी राजाजीज पैक्ट बिड विथ जिन्ना, यानी कि राजाजी ने जिन्ना से ये पैक्ट एग्री करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए थे। हियर यू कैन सी गांधी जी एंड सी राजागोपालाचारी, द फर्स्ट वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया। ओके, तो अभी देखते हैं सी राजाजी ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। द मुस्लिम लीग वुड ज्वाइन हैंड्स विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, यानी कि सी राजाजी का बोलना क्या था, मुस्लिम लीग अलग एंटिटी है, आईएनसी अलग एंटिटी है, ठीक है हम एग्री करेंगे, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ डील कब करेंगे, जब यूनाइटेडली ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स से अपना इंडिपेंडेंस मांगेंगे, और जब इनको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा तो ये दो अलग अलग एंटिटीज़ अपने अपने हिसाब से वहाँ पे एक दूसरे के साथ डीलिंग या फिर एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, देन बोथ वुड कोऑपरेट एंड फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक प्रोविजन था सेंटर में। ओके, यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन का या फिर इंडिया को तोड़ने का कोई प्लान नहीं था। आफ्टर द वॉर अ कमीशन वुड बी इंटरेस्टेड with the task of demarcating those areas with an absolute majority of Muslim and plebiscite to be held in those areas on the basis of adult suffrage, यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल ये अगर टोटल एरिया है तो इसमें से जो भी मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज थे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्लेबिसिट लिया जाएगा, और वो कौन लेगा, वहाँ पे देयर विल बी अ स्पेशल कमीशन फॉर द टेकिंग ऑफ द प्लेबिसिट। तो उसके बाद होगा क्या, प्लेबिसिट जो होगा वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से होगा, यानी कि ये एरिया में भले ही मुस्लिम मेजोरिटी है बट स्टिल यहाँ पे जो भी नॉन मुस्लिम्स है वो भी इसमें वोट करेंगे, पर इस पर मुस्लिम लीग का मेन अपोजिशन था। मुस्लिम लीग का बोलना क्या था, वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों का वोटिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जिन्ना और उनके मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव स्टांस लिया था। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज जो था तो वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग ने माना नहीं, तो ये ख़त्म हो गया प्रोविजन, और उसी के साथ राजाजी फार्मूला जो था वो भी लैप्स हो गया था, यानी कि एंड हो गया था। इन केस ऑफ पार्टीशन जॉइंट एग्रीमेंट टू बी मेड फॉर द सेफ गार्डिंग डिफेंस कम्युनिकेशंस एंड कॉमर्स, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी नेशन को, मॉडर्न नेशन को चलाती है। कौन सा, कॉमर्स यानी कि फाइनेंस, पैसा, देन डिफेंस, ऑब्वियसली किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सोवरेनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशंस इसमें सब आता है, इसमें ट्रेड भी आता है कम्युनिकेशन का। ओके, तो ये तीन चीज़ें जो मॉडर्न नेशन को राइज करने के लिए और स्टेबल करने के लिए लगती थी। तो सी राजाजी का बोलना था कि इन केस अगर लोग जो है वो प्लेबिसिट के बाद मानते हैं कि पार्टीशन होना चाहिए, तो उसके बाद ये तीनों चीज़ें डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स ये एक सेंटर के पास ही रहेंगे, इनमें डिवाइड नहीं होगा, ये एक सेंटर के पास ही रहेंगे। उसके बाद ऑल विल वर्क इफ़ ब्रिटिश गिव इंडिपेंडेंस, सबसे प्राइमरी कंडीशन यही थी। इतना सब कुछ तो है, इतनी सारी कथाएं तो है, पर ये कब पॉसिबल है, जब ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं था। ओके, तो सो हियर यू कैन सी लॉर्ड वेवेल विद मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन, यहाँ पे कैबिनेट मिशन के मेंबर्स का फोटो है। कौन कौन, अभी हम देखेंगे कैबिनेट मिशन, वो आया था 1946 में, और इसी के अंडर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, और इसी का एक्सटेंशन जो था जिसके अंडर इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट भी थी और इसके अंडर ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी थी। ओके, तो ये जो दो चीज़ें थी ये एक्सटेंशन था कैबिनेट मिशन का। सो मैं यहाँ पे दिखा रहा था
कि लॉर्ड वेवेल उस टाइम पे वॉइस रहे थे और कैबिनेट मिशन के यहाँ पे मेंबर्स कब मार्च 46 में कौन कौन थे मेंबर्स कैबिनेट मिशन के एवी अलेक्जेंडर, देन लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो बंदा है ना क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन के टाइम पे भी आया था और ऐसा कहा जाता है कि क्रिप्स जो था स्टैफोर्ड क्रिप्स वो इंडिया से थोड़ा सा सिंपैथेटिक था, उसको लगता कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, फिर उनको सेल्फ रूल का राइट मिलना चाहिए। एंड हियर यू कैन सी द नेहरू हु इज साइनिंग द कैबिनेट मिशन प्लान। अब उसमें कौन कौन थे अभी हमने देखा है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ही वॉज एट दैट टाइम अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यस थे वो। देन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, he was a president of board of trade. Then A.V. Alexander, he was a first lord of admiralty. Then Lord Wavell, he was not a member but was involved with it, and Lord Wavell was the viceroy of India, तो obviously वो इनके साथ ही रहेगा। Then इसके objectives क्या थे, किसके कैबिनेट मिशन के, एग्रीमेंट फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके लिए एग्रीमेंट तैयार किया जाए। देन कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ द इंडिया, ये बॉडी भी या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार की जाए। देन एस्टेब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद सपोर्ट ऑफ मेजर इंडियन पार्टीज, जितनी भी उस टाइम पे इंडिया की पार्टी थी मेजर पार्टी जो भी 3-4 पार्टीज थे, तो उनका मेनली इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके, दिस वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स। देन रिकमेंडेशंस, अभी ये देखते क्या क्या है। द कांग्रेस पार्टी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ मिनिमम पावर फॉर द प्रोविंसेस, यानी कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ थे, ये यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा एफर्ट करते थे। देन द मुस्लिम लीग वांटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर मुस्लिम्स लाइक पैरिटी इन लेजिस्लेचर, यानी कि मुस्लिम को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा मुस्लिम लीग का कहना था। देन जो इंडिया में उस टाइम पे एरियाज था उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया या फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन से ग्रुप थे वो, सबसे पहला था ग्रुप ए, उसके अंडर आता था मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, सीपी, यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा, यानी कि ऐसा एरिया जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था और स्पेशली ब्रिटिश वायसराय के कंट्रोल के अंडर था, जो कि ईस्ट में आता था। उसके बाद ग्रुप बी, इसमें ऐसा एरिया जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर था और वेस्ट में था। कौन कौन से वो, पंजाब है, सिंध है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस यानी कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान वाला वो बॉर्डर वाला एरिया, मुल्तान वगैरह वो, एंड बलूचिस्तान जो कि वेस्ट में था उस टाइम पे। और दिस वाज द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, दिस वाज द हिंदू मेजोरिटी एरिया। ए में हिंदू मेजोरिटी एरिया था, ग्रुप बी में वेस्ट वाला मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, एंड सी में, ग्रुप सी में था बंगाल एंड असम, यानी कि ईस्ट वाला मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया। यानी कि 2 ग्रुप जो थे बी एंड सी मुस्लिम मेजोरिटी के, ग्रुप ए वॉज फॉर द हिंदू मेजोरिटी एरिया। द कांग्रेस नॉमिनेटेड जाकिर हुसैन एज वन ऑफ द मेंबर टू विच लीग ऑब्जेक्टेड। क्यों, क्योंकि लीग का बोलना था मुस्लिमों को सिर्फ वही अपॉइंट करेंगे या फिर नॉमिनेट करेंगे, पर आईएनसी ने इसको नॉमिनेट कर दिया, सेइंग ओनली इट रिप्रेजेंट द इंडियन मुस्लिम एंड नो अदर पार्टी। जिन्ना एंड लीग ऑब्जेक्टेड टू न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी जिसमें कि आईएनसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। ही गेटेड टू एजिटेट फॉर पाकिस्तान एंड अर्ज मुस्लिम टू डिमांड पाकिस्तान बाय एनी मीन्स। सबसे भयानक चीज़ ये थी, बाय एनी मीन्स, एंड दिस वॉज द कॉज ऑफ द राइज ऑफ ऑलरेडी जो एनमिटी थी उसका और बड़ा राइज होने के लिए किस चीज़ का, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो था एकदम से भयानक रैपिड राइज हुआ था यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ही कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि इस टाइम पे बहुत सारी हत्याएं एंड वायलेंस हुआ था सड़कों पे, स्पेशली इन द कलकत्ता। तो वो कब हुआ था, 16 अगस्त 1946। ये कहा जाता है इसको डायरेक्ट एक्शन डे। ओके, सो अल्टीमेटली आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि साइन किया गया था बाय द लॉर्ड माउंटबेटन। अभी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ही वॉज अ अंकल ऑफ द
किंग ऑफ द ब्रिटेन, जो क्वीन एलिजाबेथ टू है अभी फ़िलहाल, तो उसके जो हस्बैंड है ये उनके अंकल थे। यहाँ पे ये जिन्ना, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो जो डील हुई थी ये हुई थी अंडर द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ लास्ट वाइसराय अंडर द ब्रिटिश एंड was assigned to task of a speedy transfer of power by British Prime Minister Clement Attlee। इस टाइम पे एटली जो थे वो पीएम थे कहाँ के, ब्रिटेन के। इससे पहले जो पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल, जिनके अंडर ब्रिटेन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था। और माउंटबेटन जो था उनका पेट नेम था डिकी, तो उसकी वजह से माउंटबेटन का जो प्लान था उसको कहा जाता है डिकी बर्ड प्लान। दिस इज अल्टरनेट नेम फॉर द माउंटबेटन प्लान, याद रखो। Then Jawaharlal Nehru, when apprised of plan, vehemently opposed it, saying it that it would lead to balkanization of country। तो obviously जो माउंटबेटन था उसने क्या किया था, इंडिया को तोड़ने के लिए प्लान बनाया था। Hence this plan was called as बाल्कन प्लान, यानी कि एक ही प्लान को तीन नाम है। एक नाम है खुद माउंटबेटन के नाम से, माउंटबेटन प्लान, दूसरा है डिकी बर्ड एंड थर्ड इज अ प्लान बाल्कन, यानी कि डिवाइड होना इंडिया को। तो प्लान में क्या था, देयर विल बी टू डोमिनियन, एक है इंडिया, सेकंड विल बी द पाकिस्तान, जो ईस्टर्न बंगाल वाला एरिया था और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस था उनको दोनों को डिवाइड करके बनाए नहीं जाने वाला था। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वुड डिसाइड वेदर टू ज्वाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली और नॉट, कहाँ की, सिंध की। देन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द बंगाल एंड पंजाब मेट एंड वोटेड फॉर द पार्टीशन, यानी कि यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी इन्होंने खुद ने पार्टीशन के लिए वोट किया था। और रेफरेंडम वाज टू बी हेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे आता था, आसाम प्रोविंस में आता था, टू डिसाइड विथ विच डोमिनेंट टू दे वांट टू ज्वाइन। ओके, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जिन जिन लोगों के ऊपर डिसीजन दिया गया था, यानी कि बंगाल पंजाब तो अलग अलग हो चुके थे, उसी के साथ ये भी अलग हो गया था, ये भी अलग हो गया था, और अल्टीमेटली ये भी अलग हो गया था, कौन सा, सिंध। उसके बाद देयर वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ द बाउंड्री कमीशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड एंड चेयर्ड बाय सर सिरिल रेडक्लिफ। उसकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है और इंडिया और जापान की बॉर्डर है, ये वाली इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर और ये साइड में इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर, तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर को कहा जाता है रेडक्लिफ लाइंस। क्यों, क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ नाम का एक बंदा था जिसके अंडर बाउंड्री कमीशन था, जिसने इंडिया का पार्टीशन किया था। द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द चॉइस टू आइदर रिमेन इंडिपेंडेंट और एक्सेड टू इंडिया और टू पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, नेहरू ने क्या कहा था कि अभी इंडिया वैसे भी टूटने वाला है, तो इंडिया को मेजरली यूनाइटेड रहना चाहिए और उसके लिए खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने एफर्ट लेनी चाहिए। तो उसकी वजह से इनिशियली जो इंडिपेंडेंट रहने का प्रोविज़न था प्रिंसली स्टेट्स को, ये प्रोविज़न बाद में निकाल दिया गया और अल्टीमेटली खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने एफर्ट लिए थे कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया के साथ है, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे स्पेशली मुस्लिम, वो पाकिस्तान के साथ चले गए। उसमें तीन लोग हमेशा, तीनों का नाम लिया जाता है। एक है कश्मीर, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहना था पर इसको फिर पाकिस्तान ने अटैक करके कैप्चर किया था, और आज भी जो कैप्चर्ड एरिया है उसको हम पीओके कहते हैं। उसके बाद आता है जूनागढ़, दिस इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, गुजरात वाला वो रीजन में, तो वहाँ पे जूनागढ़ का नवाब था, उसको भी पाकिस्तान के साथ जाना था पर वहाँ की पब्लिक ने उसको ना बोल दिया। और थर्ड इज़ अ हैदराबाद स्टेट जो कि निज़ाम का था, उसको भी पाकिस्तान के साथ जाना था या फिर इंडिपेंडेंट रहना था, पर यहाँ की पब्लिक ने फिर से इनको ना बोल दिया और अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों इंडिया की यूनियन के साथ ज्वाइन हो गए थे। ओके, हियर इज अ फोटो ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। एक्चुअल में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो नेहरू ने कहा था कि इंडिया शुड बी अ मोर यूनाइटेड, भले इंडिया का डिवीजन हो रहा है पर इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया के साथ ज्वाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर माउंटबेटन ने क्या किया था, ऑलरेडी ही वॉज अ अंकल ऑफ द किंग ऑफ द ब्रिटेन, तो उनके पास एक रॉयल सपोर्ट भी था उस टाइम पे। तो
दिस इज़ अ फोटो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के प्रिंसेस जो थे उनकी मीटिंग बुलाई थी और उन्हें इनडायरेक्टली इंडिकेशन दिया था कि वो सब के सब इंडियन यूनियन को ज्वाइन हो जाए। तो उस टाइम का ये फोटो, उस टाइम पे उन्होंने पूरे के पूरे यहाँ पे हियर यू कैन सी ऑल द मेडल्स, देन रॉयल सिम्बॉल्स। तो ये पूरे के पूरे रॉयल होके गए थे। हियर इज अ क्वीन विक्टोरियाज बैच। सो यहाँ पे उन्होंने फिर पर्सनली ध्यान दिया था कि जो भी इंडिया के प्रिंसेस है वो मेनली इंडिया के साथ ज्वाइन हो, स्पेशली जो बड़े बड़े लोग थे यानी कि जयपुर वाले या फिर पटियाला, उसके बाद और हैदराबाद वगैरह ऐसे वाले, उन सबको कन्विंस करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद पर्सनली एफर्ट लिए थे। ओके, सो हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। कौन से ये देखो, मुस्लिम डिमांड्स फॉर पाकिस्तान स्टेट, यानी कि ये जो लाइन्स है टेढ़ी वाली, तो ये सारा एरिया वो पाकिस्तान के लिए मांग रहे थे। अभी आपको पता होगी बलूचिस्तान में फ्रीडम मूवमेंट चलो, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के बलूची लोगों का बोलना है कि वो अर्लियर पाकिस्तान में थे ही नहीं, पाकिस्तान ने बाद में उनको कैप्चर कर लिया है। हियर यू कैन सी दैट दे नेवर वॉज इन पाकिस्तान। ओके, और दूसरा है उसमें ये वाला ईस्टर्न बंगाल, आसाम तक, पूरा आसाम है, पर एक्चुअल पूरा आसाम नहीं गया, ये इतना वाला एरिया गया था। ओके, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया, हियर यू कैन सी ब्रिटिश इंडिया जो कि थोड़े फेंट लाइन्स में, एंड देर आर सम नेटिव स्टेट्स जो कि सबसे बड़ा है राजपूताना, बलूचिस्तान, सेंट्रल प्रोविंस में थोड़े थोड़े ट्राइबल स्टेट्स थे, सबसे बड़ा हैदराबाद, देन साउथ का सेकंड सबसे बड़ा मैसूर, ईस्ट में उड़ीसा वगैरह वो वाले। ओके, सो दिस वाज द मैप ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अभी मिलते नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।